नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इमरान खान पर हुए हमले के बाद पूरे देश में अराजकता की स्थिति बरकरार। सरकार के खिलाफ पीटीआई कार्यकर्ताओं का हिंसक विरोध प्रदर्शन। सेना और आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इमरान खान ने आईएसआई चीफ समेत 3 लोगों पर लगाया हमले करवाने का आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में नए मालिक एलन मस्क के आने के बाद जारी है घमासान। भारत में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। कई जगहों पर ट्विटर के ऑफिस अस्थायी रूप से बंद। ट्विटर के संचालन में लोगों को आ रही है भारी दिक्कत। जर्मनी में विरोध के बावजूद चीन पहुंचे चांसलर ओलाफ शोल्ज। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की द्विपक्षीय बैठक। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए चीन से हस्तक्षेप का किया आग्रह। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सैनिकों को खेरसन से नागरिकों को हटाए जाने का दिया निर्देश। यूक्रेन में ऊर्जा संकट के लिए रूस को ठहराया गया जिम्मेदार। कहा, यूक्रेन में 45 लाख से अधिक लोगों को नहीं मिल पा रही है बिजली। G7 देश यूक्रेन में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए समन्वय तंत्र बनाने पर हुए सहमत। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा। अपनी सीमा में घुसे उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को दक्षिण कोरिया ने खदेड़ा। अमेरिका के साथ जारी सैन्य अभ्यास की समय सीमा 1 दिन के लिए बढ़ाई। और सबसे पहले खबर एशिया महाद्वीप से। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद गृहयुद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इमरान खान पर हुए हमले के बाद देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इमरान खान के समर्थकों ने आगजनी और तोड़फोड़ के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान में लोग सेना और आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पैर में प्लास्टर लिए हमले के बाद पहली बार इमरान खान जनता के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें 1 दिन पहले ही पता चल गया था कि उन पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। कहीं कहीं ये प्रदर्शन हिंसा का रूप भी अख्तियार कर चुका है। इमरान खान के समर्थकों ने अलग अलग शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। सत्ताधारी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इमरान खान के समर्थक खुलकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता सेना के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के लोग खुलकर सेना और आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हों। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास के कुछ घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में कोर कमांडर हाउस के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान पर हमले के पीछे आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैजल का हाथ होने का आरोप लगाया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने बयान में हमले के पीछे 3 लोगों पर साजिश करने का आरोप लगाया है। इन्होंने फैसला किया और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए। मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहाँ हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में। तो मैं कहता ताकि कौम दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि किसने ये किया है। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया और मुझे क्या अच्छा, ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने पार्टी समर्थकों से जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन को और तेज करने की अपील की। पार्टी के मुताबिक इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। दरअसल इमरान खान ने 28 अक्टूबर को लाहौर से चलकर 4 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंचने के लक्ष्य से हकीकी आजादी मार्च शुरू किया था। लेकिन प्रदर्शन के कार्यक्रम में बदलाव के कारण मार्च के अब 11 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है।
इस बीच शौकत खानम अस्पताल से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि इमरान खान को चलने और शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें 1 दिन के आराम की सलाह दी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक पीटीआई अध्यक्ष को पैर में चोटें आई हैं, लेकिन हड्डी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उधर पंजाब प्रांत की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री पर कातिलाना हमले के मामले में 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक इन दोनों संदिग्धों ने इमरान खान पर गोलीबारी करने वाले नाविद मोहम्मद बशीर को पिस्तौल और गोलियां बेची थीं। इससे पहले मोहम्मद बशीर ने अपने बयान में कबूल किया था कि उसने ही इमरान खान पर हमला किया, क्योंकि वह आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के इकबालिया बयान के बाद देश के गृह मंत्री ने संवाददाताओं से बात की। उन्होंने इमरान खान के बयान में लगाए गए आरोप को बहुत दुखद करार दिया। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने बिना किसी जांच या सबूत के अपनी हत्या के प्रयास के लिए लोगों को दोषी ठहराया है। इस बात की हम इस लॉन्ग मार्च के संबंध में संघीय एजेंसियों द्वारा हमें दी गई धमकी की जानकारी के बारे में पंजाब के महानिरीक्षक और मुख्य सचिव के साथ सच्चाई और तुरंत जानकारी साझा कर रहे थे। हम उनसे यह भी पूछते रहे कि उन्होंने उसके मुताबिक सुरक्षा के जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए। उन्होंने कहा कि वे उन्हें सूचित कर रहे थे, लेकिन वे इसकी अवहेलना कर रहे थे। दरअसल कई दिनों से चले सियासी ड्रामे के बाद 11 अप्रैल को इमरान के हाथों से पाकिस्तान की सत्ता फिसल गई थी। इसके बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना गया। सत्ता हाथ से जाने के बाद ही इमरान खान और उनकी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इमरान नए सिरे से चुनाव की मांग करते हुए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। इसी के दौरान उन पर हमला हुआ। और पाकिस्तान में सियासत का खोदी इतिहास 1947 में पाकिस्तान बनने से ही लगातार चल रहा है, मुसलसल चल रहा है पाकिस्तान में सियासत में खूनी इतिहास। और आज हम आपको यही बताते हैं कि सत्ता में शीर्ष पर पहुंचने वाले जो नेता रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो हमेशा किसी न किसी के निशाने पर रहे। लोगों को गोली भी मार दी गई, लोगों की हत्या भी कर दी गई और लोगों को फांसी भी चढ़ा दिया गया। अगर हम पाकिस्तान के सियासत के खूनी इतिहास को देखें तो पाकिस्तान में ये इतिहास शुरू होता है 1947 से, जब पाकिस्तान बना, और तब से ये मुसलसल खूनी खेल वहाँ पर जारी है। पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनकी ही हत्या कर दी गई। गोली मारने से लेकर फांसी देने तक की अनेक साजिशें पाकिस्तान में होती रहीं और ये साजिशें मुसलसल जारी है। हाल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला हुआ। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या की गई 16 अक्टूबर 1951 में, और उसी लियाकत अली खान के नाम पर जो पार्क बना था उसमें एक और प्रधानमंत्री की हत्या की गई। रावलपिंडी के कंपनी बाग में उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसका नाम बाद में लियाकत अली के नाम पर कर दिया गया। वो मुस्लिम लीग के जनसभा के दौरान मंच पर जब बैठे थे तब उन पर गोली मारी गई। और लियाकत अली खान का मौत आज भी पाकिस्तान में रहस्य बना हुआ है। और जब अगर देखें तो एक और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते थे, उनको ज़ियाउल हक ने जब तख्ता पलट कर दिया तो तख्ता पलट करने के बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये साफ तरीके से एक कानूनी तरीके से किसी भी व्यक्ति की हत्या करने की साजिश कही जाती है। जनरल ज़ियाउल हक ने तानाशाही के शासन के दौरान उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। कानून के जानकार इसे न्यायिक हत्या करार देते हैं। ज़ियाउल हक 1978 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे और सेना प्रमुख रहे और तानाशाह के रूप में पूरी दुनिया में जाने गए। बाद में ज़ियाउल हक का भी हश्र कुछ ऐसा ही होता है। ज़ियाउल हक की विमान हादसे में मौत होती है और भुट्टो की फांसी के 9 साल बाद ज़ियाउल हक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बताया ये जाता है कि 1988 में एक विमान हादसे के दौरान उनकी मौत हुई। ये जो विमान हादसा था, इस पर भी अलग अलग थ्योरीज और ये कहा जाता है कि विमान हादसा ही नहीं था, यह हत्या की एक पूरी सुनियोजित कोशिश थी जो कि अंजाम तक पहुंचाई गई और पूरी योजना के तहत यह विमान हादसा कराया गया था। बेनज़ीर भुट्टो, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, 27 दिसंबर 2007 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी और पूर्व प्रधानमंत्री थी। लियाकत अली गार्डन में जहां पर लियाकत अली पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी गई थी, वहीं पर एक और प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को निशाना बनाया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। उनकी हत्या की कोशिशें उससे पहले भी की गई, लेकिन वो बाल बच गई थी। साल 2007 की अगर बात करें तो करसाज में एक बम धमाका हुआ था, 180 लोग उसमें मारे गए थे। और जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही थी तो उनकी हत्या कर दी गई। तो अगर देखें तो पाकिस्तान में सियासत के रंग जो है वो नेताओं के खून से सने हुए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री या सैन्य तानाशाह, सब सियासत में एक स्थिति पर आए हैं जबकि उनको अब
उनको मार दिया गया है, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। और बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मन चांसलर के ओलाफ शोल्ज की चीन यात्रा की। ओलाफ शोल्ज चीन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान शोल्ज ने चीन के राजधानी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात की है। विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 के किसी नेता की बीते 3 सालों में चीन की ये पहली यात्रा है। उनकी यात्रा से पहले जर्मनी में ही विवाद पैदा हो गया। विपक्षी दल इस यात्रा को लेकर भारी विरोध कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मन चांसलर का चीन दौरा यूरोपीय देशों के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है। एक दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे जर्मन चांसलर के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी दौरे पर है, जिसने कई व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दिया। विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह यानी G7 के किसी नेता की पिछले 3 वर्षों में चीन की यह पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान शोल्ज चीन की राजधानी बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात की। यह अच्छा है कि हमने उन सभी मुद्दों पर बहुत गहन चिंतन किया है जिस पर हमें विचार करना जरूरी था। हमने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से आर्थिक सहयोग को और तेज करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया, जो दोनों देशों के बीच कई संभावनाओं को बढ़ाएगा। मुझे खुशी है कि लंबे समय बाद यह संभव हो पाया है। 5 दशक की यात्रा से पता चलता है कि जब तक दोनों पक्ष आपसी सम्मान के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब तक द्विपक्षीय संबंधों की समग्र दिशा स्थिर प्रगति के साथ सही रास्ते पर रहेगी। अभूतपूर्व जोखिम और चुनौतियों के साथ वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जटिल और परिवर्तनशील है। चीन और जर्मनी को 2 प्रमुख देशों के रूप में काफी प्रभाव के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वैश्विक शांति और विकास में अधिक योगदान दे सकें। हालांकि ओलाफ की यात्रा के दौरान चीन के समक्ष ताइवान और यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। जर्मन चांसलर ने चीन को क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जिम्मेदारी भरा कदम उठाने की सलाह दी। मैंने क्षेत्र में स्थिरता और शांति पर हमारी बढ़ती चिंता से चीन को अवगत करा दिया है। यहाँ चीन की विशेष जिम्मेदारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों की तरह जर्मनी भी वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हैं। साथ ही मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि ताइवान की यथास्थिति में भी कोई बदलाव शांतिपूर्ण या आपसी सहमति से ही होना चाहिए। हालांकि यूरोपीय देशों और अपने ही देशों में राजनीतिक दलों के निशाने पर आए जर्मन चांसलर ने चीन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को उठाकर कुछ कड़वाहट को कम करने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि ओलाफ शोल्ज देश में ऊर्जा आपूर्ति के मामले पर EU को कई बार झटका देते आए हैं। रूस द्वारा परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की चेतावनी एक गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बयान है, जिस पर राष्ट्रपति सी और मैंने अपनी चिंता सामने रखी है। हमने चीन के सामने स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग करके रूस एक ऐसी रेखा को पार कर जाएगा जिसे विश्व समुदाय ने एक साथ खींचा है। दरअसल यात्रा से पहले शोल्ज ने चीन के साथ एक व्यापार समझौता किया। गठबंधन सहयोगियों के विरोध के बावजूद जर्मनी के हैम्बर्ग कंटेनर टर्मिनल में 25% हिस्सेदारी चीन की शिपिंग कंपनी कॉस्को को सौंपने की घोषणा की। जर्मन सरकार में सहयोगी दलों ने चेतावनी दी थी कि यह सौदा चीन पर जर्मनी की निर्भरता को बढ़ाएगा। शोल्ज ने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जो 1972 में शुरू हुआ और तब से फल फूल रहा है। क्योंकि जर्मनी की मशीनरी, कारों और रसायनों के लिए चीन एक बड़ा बाजार है। दोनों देशों के बीच 2021 में 245 बिलियन यूरो से अधिक का व्यापार हुआ था। शोल्ज की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया के देश सेमीकंडक्टर की किल्लत से जूझ रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर निर्यात को लेकर चीन पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पूरा उद्योग संकट में है। और कोरियाई प्रायद्वीप में तनातनी और तनाव कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उसने पड़ोसी देश उत्तर कोरिया की सीमा पर करीब 180 लड़ाकू विमान भेजे थे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा पर, और इसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने अपने 80 लड़ाकू विमान को मैदान में उतार दिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त बड़े पैमाने पर की जा रहे संयुक्त युद्धाभ्यास से उत्तर कोरिया बेहद नाराज है और उसने पिछले कई दिनों में कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है।
शुक्रवार को जब उत्तर कोरिया ने अपने 180 फाइटर जेट दक्षिण कोरिया से सटे इलाके में भेजे, तो इसके जवाब में दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने अपने सबसे घातक F-35 समेत 80 फाइटर जेट दौड़ा दिए। गत 2 दिनों से लगातार 2 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों की उड़ान कर कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। पिछले 2 दिनों में उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिसमें गुरुवार को एक संभावित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल असफल होकर जापान के पास गिर गई थी। उत्तर कोरिया मिसाइलों की ये सैन्य गतिविधियां अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा किए जा रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में कर रही है। उत्तर कोरिया द्वारा लगातार मिसाइल परीक्षण ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया को हवाई अभ्यास को बढ़ाने का मौका भी दिया है। गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर दोहराया। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका की दक्षिण कोरिया के लिए पूरी प्रतिबद्धता है और दोनों देशों के बीच संबंध अभेद्य कवच जैसा है। वहीं पेंटागन में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों देशों के सैन्य गठबंधन और रक्षा मजबूती की बात कही। मंत्री ली और मेरे बीच आज एक अच्छी चर्चा हुई। हमने DPRK के निरंतर उकसावे और अस्थिर करने वाली गतिविधियों के बारे में बात की। इस जारी तनाव के समय में हमारा गठबंधन मजबूत है और अभेद्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें परंपरागत हथियार प्रणाली, मिसाइल प्रणाली और परमाणु सुरक्षा क्षमता शामिल है। हमने एक बार फिर दक्षिण कोरिया US सैन्य गठबंधन की मजबूती और संयुक्त रक्षा स्थितियों और ताकत की पुष्टि की है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट का गठबंधन उदार लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों के आधार पर विकसित हुआ है। दोनों पक्षों ने उत्तर कोरिया द्वारा उकसावे के तहत किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों और परमाणु हथियारों के निर्माण की गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई। दोनों देशों ने उत्तर कोरिया की हरकतों को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की चिंता का कारण बताया। दोनों देशों ने इस बात की आशंका भी जताई कि उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों के निर्माण और इसके प्रसार से विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अनेक पश्चिमी नेताओं ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों की कड़े शब्दों में निंदा की है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर ने प्योंगयांग से बातचीत कर मेज पर आने की अपील की है। ये प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ हैं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। मैं बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण की निंदा करता हूं। उत्तर कोरिया से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए गंभीर बातचीत करने का आह्वान करता हूं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास से नाराज उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास को बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उन्हें उस बात का एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी ओर जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा उसकी ओर लक्ष्य कर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की कड़ी निंदा की है। जापान के रक्षा मंत्री ने बताया कि जापान ने इस मामले पर राजनयिक माध्यमों से विरोध दर्ज कराया है। कोरियाई प्रायद्वीप में इस तनातनी और युद्ध जैसे हालात पैदा होने का अहम कारण है दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिससे उत्तर कोरिया खफा है। उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को इस सैन्य अभ्यास का माकूल जवाब देने की भी चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया की संभावित चुनौतियों का तर्क देते हुए जारी रखा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को भारत के विकास क्षमता की एक बार फिर प्रशंसा की। पुतिन ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारत अपने विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करेगा। पुतिन रूसी एकता दिवस पर धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों के साथ रूसी और वैश्विक इतिहास पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया के। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है
विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी COP27 आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहे ऊर्जा संकट और वैज्ञानिक तथ्यों पर चेतावनियों पर चर्चा होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकता है, जो धरती और पर्यावरण के लिए काफी घातक हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, गर्मी, सूखा, जंगल में आग लगना और तूफान आने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों से दुनिया की लगभग आधी आबादी चपेट में है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी COP27 आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहा ऊर्जा संकट और उसके वैज्ञानिक तथ्यों और चेतावनियों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन से पहले नासा ने पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफिक्स जारी किए, जिसमें वायुमंडल में हो रही कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को देखा गया है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। नासा के मुताबिक वर्ष 2002 से 2021 के बीच ग्रीनलैंड से हर साल लगभग 280 गीगाटन बर्फ पिघली है, जिससे समुद्र के जलस्तर में प्रति वर्ष 0.8 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु विज्ञान एजेंसी की 4 अप्रैल 2022 को जारी एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इस सदी में वैश्विक औसत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी करनी होगी, जंगल क्षेत्रों को बढ़ाना होगा और मांसाहारी भोजन में कटौती करने जैसे जरूरी कदम उठाने होंगे। 1990 के बाद से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन की चेतावनियों के बावजूद पिछले दशक से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि बदस्तूर जारी है, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। वैश्विक औसत तापमान पहले ही पूर्व औद्योगिक औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में तापमान
1.5 सेल्सियस की सीमा को पार कर सकता है और अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सदी के अंत तक वैश्विक तापमान के 2.8 सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। और अब बात यूरोपीय महाद्वीप की। यूक्रेन में खराब होते हालात के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खेरसौन से जल्द नागरिकों को निकाले जाने के सैनिकों को निर्देश दिए हैं। यहां तक कि रूसी अधिकारियों ने प्रशासनिक भवन से अपने झंडे उतार दिए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बढ़ते रूसी हमले के बीच राष्ट्रपति पुतिन पर ऊर्जा आतंकवाद का सहारा लेने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का हर शहर करीब 10 महीने से युद्ध की आग में झुलस रहा है। रूस के तेज होते हवाई हमले का यूक्रेन भी करारा जवाब देता नजर आ रहा है। कभी युद्ध का पलड़ा यूक्रेन की तरफ जाता दिखता है तो कभी रूस को युद्ध में बढ़त मिलती दिखती है। यूक्रेन के अलगाववादी हिस्से के कई शहरों पर कब्जा कर चुके रूसी सैनिकों को खेरसौं जैसे इलाके से बाहर होने की नौबत आ गई है, क्योंकि यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने पलटवार कर कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नागरिकों की सलामती का हवाला देते हुए अपने सैनिकों को नागरिकों समेत खेरसौं को खाली करने का निर्देश जारी किया है। अब निश्चित रूप से खेरसौन में रहने वालों को उस क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए जहां सबसे खतरनाक सैन्य कार्यवाही हो रही है, क्योंकि नागरिक आबादी को गोलाबारी, आक्रामक जवाबी हमले या किसी अन्य से पीड़ित नहीं होना चाहिए। उधर यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क पर रूसी हमले के बाद जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर ऊर्जा आतंकवाद का आरोप लगाया। दरअसल रूसी हमले में यूक्रेन के अधिकांश पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग सर्दी के मौसम में बिना बिजली के रहने को मजबूर हो रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि देश में करीब 45 लाख लोग बिना बिजली के रहने पर मजबूर हैं। यह तथ्य है कि रूस ऊर्जा आतंकवाद का सहारा ले रहा है। यह हमारे दुश्मन की कमजोरी को दर्शाता है। वे यूक्रेन को युद्ध के मैदान में नहीं हरा सकते, इसलिए वे हमारे लोगों को इस तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन में लगभग 4.5 मिलियन उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन को अस्थायी रूप से काट दिया गया है। रूस द्वारा ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना रूस की कमजोरी का संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक खेरसौं के कब्जे वाले शहर को छोड़ रहे हैं, जो रूस के लिए एक बड़ी वापसी का संकेत है। यहाँ तक कि अधिकांश रूसी कमांडिंग अधिकारी पहले ही शहर से हट चुके हैं। हालांकि यूक्रेन के अन्य शहरों में रूसी सैनिकों के हमले अब भी जारी हैं। माइकोलिव में किए गए मिसाइल हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुँचा है। तो लगातार जारी है रूस यूक्रेन युद्ध। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।